Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th of September 2021. तो 20 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोगों से केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, लेकिन आप लोग उसमें शर्मा जाते हैं, पता नहीं किस बात की शर्म है आपके अंदर। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट। स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बता दूं, कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको हम लिंक्स मिल जाएंगे वेरियस हमारे प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया, और जो हमारा सीसेट कोर्स और करंट अफेयर्स का रिवीजन कोर्स चल रहा है फॉर द यूपीएससी 2021, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आज के सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मिन्स्की मूवमेंट वॉज समटाइम सीन इन न्यूज। मिन्स्की मूवमेंट क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज अ प्लान टू स्टैब्लिश न्यू स्टार्टअप्स टू वीड आउट द इनएफिशिएंट फर्म्स। मतलब कि एक प्लान है जिसके थ्रू नई इस्टेब्लिशमेंट्स बनाई जाएंगी, नए बिजनेसेस बनाए जाएंगे और पुराने बिजनेसेस को हटाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द टाइम व्हेन द गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट गोज बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रीपे देम। मतलब कि गवर्नमेंट की जब फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ जाए कि गवर्नमेंट अपने लोन ना चुका पाए, तो इसको बोलते हैं मिन्स्की मूवमेंट। तीसरा, इट मार्क्स द डिक्लाइन ऑफ एसेट प्राइस। मतलब कि एसेट प्राइस का डिक्लाइन होता है विच कॉजेज पैनिक एंड इनएबिलिटी ऑफ द डेटर्स टू पे देयर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा है इट इज़ द प्लान टू स्टैब्लिश अ न्यूक्लियर फास्ट रिएक्टर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने। मिन्स्की मूवमेंट इनमें से क्या है? दीज आर द फोर ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन है विधानिया सोमनीफेरा। विधानिया सोमनीफेरा समटाइम्स इन ए न्यूज इज अ व्हाट। तो ये विधानिया सोमनीफेरा क्या है? ऑप्शंस आर ए ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब, बी एलियन इन्वेजिव वीड, सी एक्सटिंक्ट रेप्टाइल स्पीशीज, या डी अ सैक्रेड ग्रूव। तो इनमें से क्या है विधानिया सोमनीफेरा? ऑप्शंस आपके सामने थे, मैंने आपको बता दिए। प्लीज इसको आंसर करिएगा। तीसरा सवाल है नुब्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। नुब्रा इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी? ऑप्शन आर लीडर, श्योक, झेलम या चेनाब। दीज आर द फोर ऑप्शंस। तो आपको बताना है। तो आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। और लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस, बट आप अटेम्प्ट अपनी तरफ से जरूर करिएगा। ठीक है ना। यू हैव टू अटेम्प्ट फ्रॉम योर ओन साइड, बट लेट मी टेल यू द आंसर्स। पहला जो क्वेश्चन है मिन्स्की मूवमेंट। तो मिन्स्की मूवमेंट एक्चुअली में एक ऐसी कंडीशन है जब एसेट प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाती है एंड पैनिक क्रिएट हो जाता है। मतलब आपके एसेट्स की प्राइस अगर घट जाए तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे, जो प्रोड्यूसर्स रहेंगे, उनके अंतर्गत पैनिक होगा और उन्होंने जो लोन लिया रहेगा वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब उनके एसेट की प्राइस घट गई तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है वो अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कैसे पे करेंगे। सो दैट इज द थिंग। सेकेंड क्वेश्चन था विथानिया सोमनीफेरा। तो विदानिया सोमनीफेरा क्या है? ए इज द आंसर, ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब। ए विल बी द आंसर। आगे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इसका डिटेल। नुब्रा रिवर का ट्रिब्यूटरी पूछा, नुब्रा रिवर किसका ट्रिब्यूटरी पूछा था? तो ये श्योक रिवर, यानी कि बी विल बी द आंसर फॉर दैट। याद रखिएगा, श्योक का ट्रिब्यूटरी है नुब्रा। तो ये आपको मैंने बता दिया। नाउ लेट मी टेल यू, विधानिया सोमनीफेरा को अश्वगंधा भी कहा जाता है। लेट मी टेल यू, विधानिया सोमनीफेरा इज नोन एज अश्वगंधा। इसको इंडियन विंटर चेरी भी कहते हैं। याद रखिएगा, अश्वगंधा को इंडियन विंटर चेरी भी कहा जाता है। इट्स अ ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब that boosts energy, reduces stress and makes the immune system stronger। तो क्या करता है? एनर्जी को इंक्रीज करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाता है। अश्वगंधा हैज ऑल्सो शोन सक्सेस इन ट्रीटिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक रूमाटाइड आर्थराइटिस। तो अश्वगंधा के अंदर पावर रहती है कि वो रूमाटाइड आर्थराइटिस को भी ठीक कर दे। कि रूमाटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है दैट कैन कॉज जॉइंट पेन्स एंड डैमेज थ्रू आउट योर बॉडी। तो रूमाटाइड आर्थराइटिस के कारण एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिस कारण से जॉइंट्स में पेन होता है। ठीक है ना, जॉइंट्स में पेन होता है। मिन्स्की मूवमेंट फिर से मैं बता रहा हूँ, इट इज मार्क्ड विद द डिक्लाइन ऑफ एसेट प्राइस which causes panic and inability of the debtors to pay their interest and principal। और इंडिया, एक अभी एक्चुअली न्यूज़ आइटम आया था कि इंडिया का जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इंडिया के जो हैं वो मिन्स्की मूवमेंट रीच कर चुके हैं। तो इंडिया हैज़ रीच्ड द मिन्स्की मूवमेंट, क्योंकि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे कोलैप्स हुए हैं और बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट एंड लोन डिफॉल्ट एंड ऑल, एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का मिन्स्की मूवमेंट आया था।
आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाई इज इट नीडेड इन एन इंडिविजुअल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है एंड क्यों एक इंडिविजुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है आपको बताना है। दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस। पहली जो न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जनरल शर्मन के बारे में। व्हाट इज दिस जनरल, देख लीजिए क्या है जनरल शर्मन, याद रखिएगा व्हाट इज दिस जनरल शर्मन। तो ये अभी कैलिफोर्निया में फायर हुआ है। आप सबको होता है वाइल्ड फायर्स इन कैलिफोर्निया, काफ़ी फेमस है। पहले तो कैलिफोर्निया इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसका मैप लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लेट मी शो यू द मैप लोकेशन एज वेल, ठीक है ना। तो ये आपको मैप दिख रहा होगा, दिस इज द मैप ऑफ कैलिफोर्निया वाला पार्ट। कैलिफोर्निया आप सबको पता है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है ना, नदर्न अमेरिका में आता है। उसके अंदर यूएसए के अंतर्गत कैलिफोर्निया का पार्ट आप देख सकते हैं, दिस इज द पार्ट। और ये यूएसए में आप देखेंगे ये नेवाडा का रीजन है, नेवाडा के साइड, नेवाडा का जो वेस्टर्न पोर्शन है ना, नेवाडा के वेस्टर्न पार्ट में कैलिफोर्निया लाई करता है। और यहाँ पे आपको एक माउंटेन रेंज सियरा नेवाडा माउंटेन्स भी दिखेंगे, सियरा नेवाडा माउंटेन्स दिखे। मोहावे डेजर्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, मोहावे डेजर्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ मोहावे डेजर्ट आप देख सकते हैं। और यही कैलिफोर्निया, यहीं पे लॉस एंजलिस भी आपका लाई करता है ना। लॉस एंजलिस ये देखो नीचे लाई कर रहा है ना लॉस एंजलिस, ये कैलिफोर्निया है, ये मोहावे डेजर्ट्स है। यहाँ लास वेगस है आपका, दिस इज द लास वेगस। सैक्रामेंटो आप दिख रहा होगा, सियरा नेवाडा दिख रहा होगा, ठीक है ना, सियरा नेवाडा दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और लोकेशंस है, जैसे कि यहाँ पे क्लैमथ माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, कैस्केड माउंटेन्स दिख रहे हैं, क्लैमथ कैस्केड है ना। और दीज आर द थिंग्स, नेवाडा के साइड में आप देख सकते हैं सियरा नेवाडा। फिर यहाँ पे चैनल आइलैंड्स भी आपको दिख रहा होगा, चैनल आइलैंड्स, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन भी वहाँ पे लाई करता है, ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपको याद रखनी है। एंड यहीं पे लाई करता है आपका जनरल शर्मन। अब जनरल शर्मन क्या है, तो जो कैलिफोर्निया का वाइल्ड फायर हमने बात की वो हो रहा है सिकोया नेशनल पार्क में। तो ये एक लोकेशन और आपको याद रखनी है, सिकोया नेशनल पार्क, SEQUOIA, सिकोया नेशनल पार्क है ये। एंड ये सियरा नेवाडा वाले रीजन में लाई करता है, ठीक है ना। सियरा नेवाडा मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था ना, तो सियरा नेवाडा वाले रीजन में ही सिकोया नेशनल पार्क लाई करता है। एंड इट इज़ द होम टू सम ऑफ द लार्जेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। ये एक मतलब सिकोया नेशनल पार्क इज होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। अब इन्हीं ट्रीज में से हम बात करेंगे वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्री की, जिसको जनरल शर्मन बोलते हैं। तो जनरल शर्मन इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री, ठीक है ना, याद रखिएगा इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री एंड पीपल आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फायर, वाइल्ड फायर्स, है ना। जनरल शर्मन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड एग्जिस्ट इन द जाइंट फॉरेस्ट सिकोया ग्रोव ऑफ द नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा सिकोया नेशनल पार्क में ये लाई करता है, ठीक है ना। और ये जनरल शर्मन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एंड अभी जनरल शर्मन जो है एक्चुअली अगर आप रिसेंट एस्टिमेट देखेंगे तो जनरल शर्मन से नियरली 2200 ईयर्स ओल्ड, तो 2200 सालों पुराना 2200 ईयर्स ओल्ड यहाँ के जनरल शर्मन है। एंड दे आर कैचिंग द वाइल्ड फायर, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है CSTO, यानी कि जो रशियन लेड मिलिट्री अलायंस है, ठीक है ना, रशियन लेड मिलिट्री अलायंस है जिसको हम CSTO बोलते हैं। जैसे नाटो होता है ना, नाटो ये आपका अमेरिकन आपका एक तरीके से हो गया, है ना। नाटो जो है वो अमेरिकन ग्रुपिंग हो गया, अमेरिकन अलायंस हो गया, मिलिट्री अलायंस। CSTO वहीं पे आपका USSR यानी कि रशियन लेड है। इसको हम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। एंड इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस इन यूरेशिया, और इसमें बेसिकली यूरेशिया का मिलिट्री अलायंस एक तरीके से यूरेशिया का मिलिट्री अलायंस है, इसको याद रखेगा। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब आपको ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इस नोट्स में आपको दिख रहा होगा कि 2002 में, तो 2002 में ये CSTO के नाम से बना। एक्चुअली में बना ये 1992 में था। 1992 में 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे 1992 को ये बना था, याद रखिएगा। CSTO कब बना था, वैलेंटाइंस डे 1992 14 फरवरी। एंड जब ये बना था तब इसको बोलते थे हम यूनिफाइड आर्म्ड फोर्सेस। फिर 15 मई का इसको नाम बदला गया, जिसमें 15 मई 1992 को ट्रीटी कर दिया गया, यानी CST कर दिया गया। और 7 अक्टूबर 2002 यानी कि 2002 में इसका नाम बदल के CSTO किया गया, ठीक है ना। तो पहले याद रखिएगा वैलेंटाइंस डे 1992 को इसका नाम यूनिफाइड आर्म्ड फोर्सेस रखा गया।
फिर 15 मई 1992 में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी रखा गया और अब CSTO रखा गया, ठीक है ना। करेंटली अगर CSTO के मेंबर्स की हम बात करें तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं 6 मेंबर्स हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं और 3 फॉर्मर मेंबर्स हैं। तो 6 मेंबर्स जो हैं मैं आपको बता दूं, 6 मेंबर्स ऑफ दिस CSTO। तो 6 मेंबर्स में आता है आपका आर्मेनिया, देन आता है सेकंड बेलारूस, सेकंड इज बेलारूस, आर्मेनिया बेलारूस। देन का आता है आपका कजाकिस्तान इज द थर्ड मेंबर। देन आता है किर्गिस्तान इज द फोर्थ मेंबर। देन आता है रशिया इज द फिफ्थ मेंबर। एंड देन आता है आपका ताजिकिस्तान, ठीक है ना। देन आता है क्या, ताजिकिस्तान। तो फिर से एक बार बताता हूँ, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान, ये आपके 6 मेंबर्स हैं। ऑब्जर्वर्स इसमें 2 हैं। पहला ऑब्जर्वर है आपका अफगानिस्तान भी एक ऑब्जर्वर है, और दूसरा है सर्बिया इज द सेकंड ऑब्जर्वर, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड फॉर्मर मेंबर्स जो मतलब पहले मेंबर्स थे लेकिन अब नहीं है, उनमें आते हैं आपके उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया। मतलब उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया जो थे पहले मेंबर थे। करंटली 6 मेंबर्स फिर आपको बता दूं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान, इसको याद रखेगा, ठीक है ना। एंड इसका पर्पस वही है जो नाटो का पर्पस है, एक्सटर्नल जो एग्रेसर्स हैं उनको डिफेंड करना, और रीजन में जो भी ये मेंबर्स हैं उनसे बचना एक दूसरे को। इसकी एक कंडीशन ये ज़रूर है कि अगर किसी ने CSTO ज्वाइन कर लिया तो दूसरा कोई भी मिलिट्री लाइन्स वो ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है NRC इज फाइनल रूल्स असम फॉरेनर ट्रिब्यूनल। तो असम के फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने क्लियर कर दिया है कि NRC जो है फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है कि भैया NRC फाइनल हो गया है, जो लोग का नाम नहीं है वो निकल जाए, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। NRC के बारे में बात करें तो NRC का जो पर्पस है दैट इज टू सेपरेट इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम लेजिटिमेट रेजिडेंट्स ऑफ द असम। NRC का पर्पस क्या है, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेजिटिमेट रेजिडेंट्स ऑफ असम से अलग करना। इसकी नोडल एजेंसी याद रखना जिसने कंडक्ट किया उसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसर कमिश्नर इंडिया ने इसको वो किया है। एंड NRC क्या है आप सबको पता चाहिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बोलते हैं इसको। एक्चुअली क्या ये पहली बार हो रहा है, अगर आपसे कोई पूछे कि NRC क्या पहली बार हो रहा है तो नहीं, NRC पहली बार पब्लिश हुआ था 1951 में, तब ये होम मिनिस्ट्री द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। NRC वॉज फर्स्ट डन इन 1951 अंडर होम मिनिस्ट्री। एंड अभी जो असम की NRC हुई है वो हुई है बिकॉज ऑफ द 2014 सेशन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक बेंच है जिसने 2014 में डिवीज़न बेंच ने एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने कहा कि NRC को अपडेट करने का टाइम आ गया है, स्पेशली इन असम रीजन। उसके बेसिस में असम में NRC की गई। असम के जो NRC थी वो एक कट ऑफ डेट को लेकर के की गई थी, मतलब यानी कि उस डेट के पहले तक के जो लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपरली, उनको रखा जाएगा एज अ सिटीज़न, और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको रखा जाएगा, और उस कट ऑफ डेट के बाद के जो लोग रहेंगे उनको नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपको एक डॉक्यूमेंट ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आप उस कट ऑफ डेट के पहले असम के मेंबर थे। तो इसमें जो कट ऑफ डेट थी वो थी 25 मार्च 1971, 25 मार्च 1971, ठीक है ना। दिस इज द कट ऑफ डेट ऑफ द असम NRC, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ आई थी कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल क्या होता है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल याद रखिएगा एक एक्चुअली ऑर्डर है, देयर इज अ 1964 ऑर्डर जिसको फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 कहा जाता है। उसके अंतर्गत बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्वेश्चन वेदर अ पर्सन इज अ फॉरेनर और नॉट, और टू सॉल्व दैट क्वेश्चन दे माइट फॉर्म दिस फॉरेनर ट्रिब्यूनल, जो कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का, उसके बेसिस पे डिटरमाइन करेगा कि कोई व्यक्ति फॉरेनर है या नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक ऑर्डर के थ्रू बना सकता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल, और वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है वो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत ये देखेगा कि कोई भी व्यक्ति आपका वो है कि नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है, फॉरेनर है या नहीं है, ठीक है। NRC हो गया, और एक दूसरा टर्म होता है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। तो इसमें ऐसे लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो या तो 6 महीने से इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर याद रखिएगा,
ये क्या है, इसमें ऐसे लोगों का नाम रखा जाता है जो लोग या तो 6 महीने से इंडिया में रह रहे हैं या फिर अगले 6 महीने तक इंडिया में रहने की सोच रहे हैं। दैट इज़ अ थिंग। और ये तो अभी हाल फिलहाल में ही हुआ था, 2015 में ही अपडेट किया गया था, 2015 में अपडेटेड हुआ था, ठीक है ना, याद रखेगा एनपीआर। तो एनपीआर और ज़्यादा नया कंसेप्ट है और अभी का कंसेप्ट है। एनआरसी सिटीजन्स का कंसेप्ट है, सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का कंसेप्ट है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा पंजाब को फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर मिले हैं चरणजीत सिंह चन्नी के नाम से। ही इज़ अ नवजोत सिंह सिद्धू लॉयलिस्ट एंड पंजाब गेट्स हिज फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, याद रखिएगा, दिस इज द नेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो 1.2 लाख डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट 2020 एनसीआरबी ने डेटा निकाला है कि लगभग 1.2 लाख केसेस डेथ के लिखे दिए गए हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस रिलेटिंग टू रोड एक्सीडेंट्स इन 2020, ठीक है ना। एंड इन दिस 328 पर्सन्स लॉस्ट देयर लाइव्स एवरी डे ऑन एन एवरेज, ठीक है ना, एवरी डे ऑन एन एवरेज डिस्पाइट द कोविड-19 लॉकडाउन। कोविड-19 के लॉकडाउन होने के बावजूद इतने सारे आपको केसेस रोड एक्सीडेंट्स के और डेथ के देखने को मिले। एनसीआरबी के बारे में बताओ तो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको बोलते हैं, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो बोलते हैं। ये बना था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी, याद रखिएगा, आपको लिख लीजिए इस चीज़ को कि एनसीआरबी जो बना था ना वो बना था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी। साथ ही इसके अलावा नेशनल पुलिस कमीशन 1977 टू 1981 का भी यही रिकमेंडेशन था। और एक टास्क फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेटअप करके ये बोला था कि भैया एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत है जो कि इस तरीके से डेटा कोलिजन डेटा कलेक्शन का काम करे, ठीक है ना। तो फिर इसके बेसिस में 1986 में इसको बनाया गया, ठीक है ना, 1986 में इसको बनाया गया। और इसके अलावा 2009 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम एनसीआरबी के अंदर डाला गया, वो था सीसीटीएनएस का काम, ठीक है ना। तो सीसीटीएनएस यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं। सीसीटीएनएस क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इस सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट का जो करता धरता है वो भी एनसीआरबी को ही बना दिया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। 1986 में बना था एनसीआरबी, वैसे आपको पता होना चाहिए 1986 में बना था, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, हिंदी गेन्स ड्यू टू द डेमोग्राफिक्स शिफ्ट। अब एक तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल बता दूं, आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इट इज़ द डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, मतलब कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेजेस, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment, ठीक है ना। तो आर्टिकल 351 बोलता है कि यूनियन की ये ड्यूटी रहेगी कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें एंड डेवलप करें एंड टू सर्व इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना, याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हिंदी के बारे में क्या लिखा गया है। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं वो लगभग 46% ऑफ पॉपुलेशन को बनाते हैं। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स अभी इस समय 46% ऑफ पॉपुलेशन को बना रहे हैं। और ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि एक तो प्रोग्राम का नाम यहाँ पे लिखा गया है निपुण भारत प्रोग्राम। निपुण भारत स्कीम क्या है, तो निपुण भारत स्कीम बेसिकली टू इम्प्रूव द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अमंग द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को इंप्रूव करने का जो प्रोग्राम है वो है निपुण भारत। ये जुलाई 2021 को ही अनाउंस किया गया है, याद रखिएगा। निपुण भारत स्कीम जो है फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अमंग द प्राइमरी स्टूडेंट्स, एंड ये अभी अनाउंस की गई है जुलाई 2021 में। अब यहाँ पे कई लोगों ने जो पार्टिसिपेंट्स थे नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया के, उन्होंने कंप्लेंट किया कि भैया आपने तो पीपीटी और बोलने वाला सब हिंदी वाले ले आए थे, तो ऐसे में तमिलनाडु और यहाँ के स्टेट्स के लोग नहीं समझेंगे ऐसी बातों को। दैट इज व्हाट हैज बीन आर्ग्यूड। और ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग बढ़ रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड ऑल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या रीज़न दिया कि उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन सेंसस अगर आप देखेंगे तो वो ये बताता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में है, क्योंकि फर्टिलिटी वहीं ज़्यादा होती है जहाँ पे थोड़ा पॉवर्टी रहे या जहाँ पे अवेयरनेस कम रहे। तो ये नॉर्दर्न स्टेट्स में, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में ज़्यादा है, एंड देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन स्पेशली यूपी बिहार अगर आप देखें तो, है ना। तो इस कारण से जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं ऑब्वियस सी बात है उनके नंबर जल्दी बढ़ेंगे, दे विल इंक्रीज मच फास्टर। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन भी ऐड करता है, क्योंकि सपोज नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में अगर माइग्रेशन होगा, एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि अगर बिहार से अगर हम माइग्रेशन देखें टू केरला, तो बिहार के जो लोग
उनका जो फर्टिलिटी रेट रहेगा दैट विल बी मच हायर देन द नॉर्मल मलयालम स्पीकिंग और केरलाइट्स, ठीक है ना, तो उनसे ज़्यादा रहेगा बिहार का फर्टिलिटी रेट, एंड देयरफॉर देयर पॉपुलेशन विल इंक्रीज ऑल्सो मच फास्टर एंड द नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग विल ऑल्सो इंक्रीज, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि डेमोग्राफिक शिफ्ट के कारण किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और किस तरीके से हिंदी स्पीकिंग नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट न्यूज़ आइटम एज वेल। आगे मूव करते हैं, आते हैं एडिटोरियल वाले पार्ट में, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से आज हमको डिस्कस करना है। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द रिलेटिव इनकम सब्जेक्टिव वेलबींग कनेक्ट। अब यहाँ पे जो इस आर्टिकल में बात की गई वो बात की गई सब्जेक्टिव वेलबींग के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले ऑथर की मैं आपको कंसेप्ट बता दूं। देखो ऑथर ने दो चीज़ें मेन इस आर्टिकल की मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ऑथर ने यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया, सिंपल सी बात है कि जो सब्जेक्टिव वेलबींग है दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, SWB याद रखिएगा, सब्जेक्टिव वेलबींग। अब सब्जेक्टिव वेलबींग क्या होता है, देखो एक तो होता है कि इनकम का बढ़ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है क्या, आप खुद बोलेंगे कि नहीं सर पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है ना। कुछ चीज़ें हैं, खुशियां हैं, आपका सेटिस्फैक्शन है ना, ये सब चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आपका सेटिस्फैक्शन पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कई बार लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है लेकिन दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, एंड दैट इज द रीज़न वाई वी से दैट मनी कांट बाय एवरीथिंग। सपोज है ना, सपोज करिए कि कोई दुख की घड़ी है, अब ऐसे में आपका अथाह पैसा हो लेकिन वो पैसे से काम नहीं बन रहा है, आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा कि एक तो इनकम वाला कंसेप्ट हो गया वेलबींग का, लोग बोलते हैं वेलबींग इनकम से नापो, तो वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गया। तो कुल मिलाकर के वेलबींग है यानी कि जो वेलबींग है उसके दो चीज होंगे, एक हो गया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एंड दूसरा होगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो ये जो सब्जेक्टिव वेलबींग है ना ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इनकम जो हो गया आपका वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट था, और ये जो वेलबींग है सब्जेक्टिव वेलबींग जो हम बोल रहे हैं वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें आपकी स्कूलिंग देखते हैं, जेंडर देखते हैं, रिलीजियस आपका सेटिस्फेक्शन देखते हैं, मैरिटल स्टेटस भी देखा जाता है। इसमें आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के साथ साथ आपका सेटिस्फैक्शन देखा जाता है, आपकी हैप्पीनेस देखी जाती है ना, इसमें सारी चीज़ें अकाउंट में ली जाती हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग। अब ऑथर ने यहाँ पे सब्जेक्टिव वेलबींग के लिए देखा है कि क्या इनकम के साथ इसका चेंज होता है। तो ऑथर ने जो पता किया है व्हाट हैज़ बीन द इन्फरेंस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने इन्फ्रेंस निकाला वो ये निकाला कि इनकम के साथ बढ़ने के साथ, इनकम जब बढ़ती है तो सब्जेक्टिव वेलबींग पहले तो इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेस अप टू अ पॉइंट and then it becomes constant और starts decreasing। तो कुल मिलाकर के सब्जेक्टिव वेलबींग इनकम के साथ इंक्रीज तो होती है लेकिन फिर उसके साथ कोरिलेट नहीं करती बहुत देर तक। मतलब कि ऐसा नहीं कि इनकम बढ़ती रहेगी तो आपकी सब्जेक्टिव वेलबींग बढ़ती रहेगी। एक टाइम ऐसा आता है जब सब्जेक्टिव वेलबींग फिर इनकम के साथ बढ़ना बंद हो जाता है। सो दैट इज व्हाट हैज बीन इन्फरेंस। दूसरा जो ऑथर ने इन्फरेंस निकाला है वो ये निकाला है कि सब्जेक्टिव वेलबींग एक्चुअली में एक रिलेटिव इनकम के साथ निकाला जाता है, रिलेटिव टू समथिंग रिलेटिव इनकम। यहाँ पे रिलेटिव इनकम क्या बोला गया, जैसे मान लो अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, तीन ग्रुप है ना, हम बोल रहे हैं एक ग्रुप बहुत ज़्यादा अमीर है, दूसरा ग्रुप ठीक ठाक अमीर है, ये एक जो ग्रुप है तीसरे ग्रुप की जो इनकम है वो एक ऐसी एक रेफरेंस इनकम ले सकते हैं। तो एक्चुअली में जो रिलेटिव इनकम है ना वो इस रेफरेंस ग्रुप के साथ ली जाती है। याद रखिएगा रिलेटिव इनकम का मतलब है कि एक रेफरेंस पॉइंट से आपकी इनकम कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। तो अगर आपकी इनकम उस रेफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है, उस रेफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि आपकी रिलेटिव इनकम ज़्यादा है, और अगर आपकी इनकम उस रेफरेंस पॉइंट से कम है तो हम कहेंगे कि उस आपकी रिलेटिव इनकम से रिलेटिवली आपकी इनकम रिलेटिव इनकम से कम है, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव जो वेलबींग है वो इंक्रीज कब होगा, जब आपकी इस रेफरेंस पॉइंट से इनकम बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने बात क्या की है, ऑथर ने इक्विटी की बात की है ना, रेफरेंस पॉइंट से इनकम बढ़ेगी मतलब सारे ग्रुप्स की इनकम बढ़नी चाहिए, है ना। अगर एक ही ग्रुप की इनकम बढ़ती रहेगी तो बाकी ग्रुप्स रिलेटिव इनकम से कभी ऊपर ही नहीं आ पाएंगे। तो सारे ग्रुप्स की इनकम के बढ़ने की बात की। तो ऑथर ने यही कहा कि अगर आपको सब्जेक्टिव वेलबींग बढ़ाना है ना तो आपको ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो डिवाइड है, इनकम डिवाइड है, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इनकम डिवाइड नीड्स टू डिक्रीज। इनकम डिवाइड कम होगा मतलब कि आपका जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नीड्स टू डिक्रीज, इनइक्वालिटी को घटाने की बात की गई है, ठीक है ना। सेम मटेरियल गुड्स के साथ भी होता है कि मटेरियल गुड्स कुछ हद तक तो
हमारे सब्जेक्टिव वेलबींग को इंक्रीज करते हैं, बट सब्जेक्टिव वेलबींग को बहुत देर तक वो कोरिलेट नहीं कर पाते। मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी मटेरियल गुड से फिर हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं होगी, आपकी हैप्पीनेस मटेरियल गुड से फिर इंक्रीज नहीं होगी, है ना। दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। ऑथर ने वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है, सारी चीज़ यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस की है, एंड दैट इज द थिंग। यहाँ पे एक और कंसेप्ट बताया गया है, इसी को स्टर्लिन पैराडॉक्स कहा जाता है, स्टर्लिन पैराडॉक्स ऑफ 1973। याद रखिएगा, स्टर्लिन पैराडॉक्स। दिस पैराडॉक्स स्टेट्स दैट एट अ पॉइंट इन टाइम subjective well-being or happiness varies directly with income both among and within the nations, but over time happiness does not trend upward as income continues to grow। तो ये जो हमने बात की थी ना कि सब्जेक्टिव वेलबींग पहले तो इंक्रीज होती है इनकम के साथ, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद अगर आप देखेंगे ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम सब्जेक्टिव वेलबींग जो है वो हैप्पीनेस जो है वो इनकम के साथ नहीं बढ़ती है। तो ये बेसिकली है स्टर्लिन पैराडॉक्स। तो पहले कुछ समय तक आपकी जो इनकम है उसके साथ ही आपका सब्जेक्टिव वेलबींग बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपका सब्जेक्टिव वेलबींग इंक्रीज होना बंद हो जाएगा विद इनकम, है ना, दूसरे फैक्टर्स उसको देखना शुरू कर देंगे, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड एज द स्टर्लिन पैराडॉक्स। तो इसको स्टर्लिन पैराडॉक्स कहा जाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। फाइनल जो वर्डिंग्स थे वो वही थे। इन सम द इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेसन इज दैट इंस्टेड ऑफ रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ इनकम ग्रोथ, मतलब इनकम ग्रोथ के पीछे दौड़ने से अच्छा है कि आप क्या करो कि इक्विटी को बढ़ावा दो, शेयर्ड ग्रोथ को बढ़ावा दो, रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट लेकर के आओ, ताकि जो ओवरऑल वेलबींग है वो हर ग्रुप की बढ़े, है ना। यू हैव टू इंक्रीज द ओवरऑल वेलबींग ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप विच इज प्रेजेंट, है ना, किसी एक ग्रुप को नहीं बढ़ाना है आपको। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है एम्पैथी थ्रू एजुकेशन। अब यहाँ पे एम्पैथी थ्रू एजुकेशन की बात की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर 2020 अगर आप देखो तो वो सोशल एंड एजुकेशनल लर्निंग को बढ़ावा देने की बात कहता है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को, जिसको कंसेप्ट को हम बोलते हैं SEL कंसेप्ट या सेल कंसेप्ट, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। तो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड ये बेसिकली प्रोसेस है ऑफ लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज इमोशंस एंड नेविगेट सोशल सिचुएशंस इफेक्टिवली। ऑब्वियसली बात है, ये कंसेप्ट जो है वो इमोशनल लर्निंग का कंसेप्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप पढ़ें, आपने पढ़ा होगा एथिक्स इंटीग्रिटी में, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बोलता है कि आप अपने इमोशंस तो समझ सकते हैं, समझना चाहिए आपको एग्जैक्टली कि आप कैसा फील कर रहे हैं। दूसरा, आपको अपने कोलीग्स का इमोशन पढ़ना आना चाहिए, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का इमोशन पढ़ना आना चाहिए, आपको अपने सबॉर्डिनेट्स का इमोशन पढ़ना आना चाहिए, तभी आप उनसे काम करवा सकते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है वो यही कंसेप्ट है कि आप अपने इमोशंस एग्जैक्टली समझें, दूसरा आप जो सामने वाला है उसके भी इमोशंस समझें, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एंड यही चीज़ वो कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये हो गया। फिर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि इसके लिए एक किताब है, डेविड गोलमैन की एक किताब भी आती है, अगर आपने पढ़ी हो, डेविड गोलमैन की किताब आती है बेसिकली, तो आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं कई बार, कभी अगर आपको देखना हो तो आप वो किताब देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में 4 बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। 4 बेसिक चीज़ें क्या होती है? पहला, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, दूसरा, यू हैव टू इंगेज द इमोशंस, ठीक है ना, मैनेज द इमोशंस, सॉरी। पहला, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशन, मैं बता देता हूँ कंसेप्ट ही क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन। दूसरा होता है मैनेजिंग द इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पार्ट हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द इमोशन, मैनेजिंग द इमोशन। फिर तीसरा है यूजिंग द इमोशंस, आपको इमोशंस को पॉजिटिवली यूज करते आना चाहिए। एंड चौथा है परसीविंग द इमोशन, दूसरों के इमोशंस भी परसीव करने आना चाहिए, परसीविंग द इमोशन। तो अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, मैनेजिंग द इमोशंस, यूजिंग द इमोशंस एंड द परसीविंग द इमोशंस। तो ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड इसमें अलग अलग मॉडल्स भी आए थे, जैसे मेयर और सलवॉय का मॉडल है, मेयर एंड सलवॉय का मॉडल 2008 का मॉडल है, ठीक है ना। तो ये जो अभी अपन ने बात की है ना, ये मेयर एंड सलवॉय का ही मॉडल है, जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें आप दूसरे के इमोशंस परसीव कर लेते हो एक्यूरेटली एंड उसको यूज़ कर लेते हो उस इमोशन को। तो ये मेयर एंड सलवॉय का ही मॉडल था जो मैंने अभी आपको बताया, अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग, यूजिंग एंड परसीविंग, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, मेयर एंड सलवॉय का मॉडल, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है।
आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। तो यही इसके 4 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा यही 4 पार्ट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, जो सेल्वॉय मेयर मॉडल है ना। तो इसमें हम क्या बोलते हैं इसको PUUM मॉडल भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप लोगों ने इसे डिटेल में अगर पढ़ा होगा तभी आपसे आएगा। मेयर एंड सेल्वॉय का मॉडल, ठीक है ना, मेयर एंड सेल्वॉय मॉडल था ये। इसको हम PUUM मॉडल भी कहते हैं। PUUM मतलब कि परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, यूटिलाइजिंग एंड मैनेजिंग। परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, यूटिलाइजिंग यानी कि यूज, एंड आपका मैनेजिंग। तो दैट इज द सेल्वॉय एंड मेयर मॉडल, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल है। अब यही सारी चीज़ें तो ऑथर नहीं कही कि ये सारी चीज़ें आपको पैंडेमिक के बाद और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस का पढ़ाना और उसको समझना, क्योंकि आप सब ने देखा हो कि किस तरीके से जो पैंडेमिक था उस कारण से काफ़ी लोगों को डिस्ट्रेस, डिससेटिस्फैक्शन, और इस तरह से आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी जो हाइपर टेंशन और ये सब इश्यूज थे काफ़ी बढ़ गए। फिर बच्चे स्पेशली जो स्कूल नहीं जा पाए, वो सोशली ग्रुप के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और इस कारण से उनका जो ओवरऑल इमोशनल सोशल डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है। और वो डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि वो स्कूल जाएँ और फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट हो। और फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट होने पे भी स्ट्रेस अलग से एक फोकस की ज़रूरत है कि SEL जो है उस पर अलग से फोकस किया जाए, है ना। आगे बात करते हैं, सेंटर येट टू टेक कॉल ऑन 68 नेम्स सेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता हो कि चीफ जस्टिस जो है NV रामना जी, वो मिशन मोड पे है कि वैकेंसीज को भरा जाए, इस कारण से उन्होंने नाम भेजे हैं। कोलिजियम के बारे में थोड़ा आपको बता दें, कोलिजियम का डेवलपमेंट 3 केसेस से हुआ। पहला था फर्स्ट जजेस केस, जो कि 1981 में आया। फर्स्ट जजेस केस जब आ रहा था ना, उस समय मेन एग्जीक्यूटिव डिटरमाइन करता था कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन जज बनेगा। उस समय एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर थी, है ना। तो फर्स्ट जजेस केस के टाइम पे जो वर्ड था वो कंसल्टेशन यूज होता था, मतलब कि CGI से आपको कंसल्ट करना है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है ना। प्रेसिडेंट मतलब कि कंसल्ट करता था CGI से। सेकेंड जजेस केस जो है वो 1993 में आया, और ये हो गया कि कंसल्टेशन नहीं होगा, वो कॉन्ग्रुएंस है, मतलब कि जब तक CGI एग्री नहीं करेगा तब तक आप अपॉइंट नहीं कर सकते। तो कंसल्टेशन को कॉन्करेंस कह दिया गया, सॉरी कॉन्करेंस, ठीक है ना। तो 1993 सेकंड जजेस केस बोलते हैं। और तब यहाँ पे कोलिजियम बना 1+2 का कोलिजियम, 1+2 का कोलिजियम, मतलब एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। फिर थर्ड जजेस केस आया 1998 में। इसमें कोलिजियम को 5 मेंबर बॉडी बना दिया गया, 1+4 के कंसेप्ट से, एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस को रखा गया। तो ये कोलिजियम का डेवलपमेंट था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। R&D लैब्स ट्रांसफॉर्म लाइवलीहुड्स इन उड़ीसा's पोरेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक केस स्टडी टाइप की न्यूज़ आइटम है, जिसमें एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है नवरंगपुर उड़ीसा में। नवरंगपुर उड़ीसा में इट इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा, वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पे बेसिकली कुछ लैब्स हैं, कुछ 12 नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज हैं, जिन्होंने हाथ जोड़े एक दूसरे के साथ मिल करके, और कोलैबोरेशन में उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। और आज ऐसी कंडीशन आ गई कि नवरंगपुर उड़ीसा में 5000 फार्मर्स का, आर्टिजन्स का, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ग्रुप बना दिया गया है। तो वन ऑफ द पुअरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, आज उसमें उसका स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे कोलैबोरेशन में जैसे IMMT है, इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा NBRI, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। SciMap यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हो गया। CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। ये सब अलग अलग कर दें, जैसे कि 3 दिन के कोर्स कर दिया आपको, कोर्स के अंतर्गत आपको कुछ चॉकलेट बनाना बता दिया या कुछ भी, तो इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम थी यहाँ पे, एंटी टैंक मिसाइल कंप्लीट्स ऑल द ट्रायल्स। यहाँ पे बात चल रही है द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। याद रखिएगा, नाग जो है ना वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो एंटी टैंक मिसाइल है। तो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग जो है, जिसको हम हेलिना बोलते हैं, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड इंडिजिनसली एंड हैज़ कंप्लीटेड ऑल द ट्रायल्स एंड द प्रोसेस फॉर इशूइंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बाय द आर्मी हैज़ स्टार्टेड। तो यहाँ पे आर्मी जो है वो अब इसको लेने के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो इशू करने वाला है। हेलिना याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है ना। हेलिना क्या है? हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो नाग का नाम अगर आप सुनेगा तो एंटी टैंक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको बनाया
बनाया किसने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL, हैदराबाद बेस्ड है लेबोरेटरी ऑफ DRDO। याद रखिएगा लेबोरेटरी ऑफ DRDO है, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जो है वो क्या बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, योंगबियोन याद रखिएगा, द नेम ऑफ द साइट याद रखिएगा योंगबियोन। और योंगबियोन का जो न्यूक्लियर वेपन ग्रेड यूरेनियम है उसको इंक्रीज कर रहा है 25% तक अब नॉर्थ कोरिया। योंगबियोन जरूर याद रखिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।